बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो जो है ये एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट 1 एमडी कैट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो यूनिट 1 है मोशन एंड फोर्स, उसके रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा। दोस्तों, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। लुक एट द एमसीक्यू। इफ द वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज आर इक्वल, the body is said to be moving with. So option uniform acceleration, uniform speed, variable velocity and uniform velocity. अब देखिए स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज एंड एवरेज वेलोसिटी, इफ बोथ वेलोसिटी दे बिकम इक्वल, अगर ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हों तो देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो डी इज द करेक्ट आंसर. सो डी इज द राइट आंसर, दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Now come to another MCQ, MCQ number 12. At the highest point, vertical component of the velocity of the projectile becomes. अब सुनिए सर, यहाँ पे बात हो रही है at highest point of vertical component of the projectile motion. अब सुनिए सर, आप जानते हो कि projectile motion जो है ये 2 dimensional motion है, x axis and that is y axis, और ये projectile motion, इसे आप 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं. अब इस पर्टिकुलर केस में आप ये कहते हैं कि दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज़ v है, दैट इज़ थीटा. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, vx, दैट इज़ vy, दैट इज़ vx, दैट इज़ vx एंड दैट इज़ vy. दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट. अब स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो चेंज होता है. जो जो प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मूव करता है तो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट डिक्रीज होता है और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, 0 बन जाता है और उसके बाद दोबारा से अपीयर हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो बनेगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, आप ये कहेंगे कि एट highest point the vertical velocity component is 0. So 0 is the right option. So this one is correct answer. Number next is when the velocity of the car is constant, the velocity time graph is. देखिए velocity of the car जब constant हो स्टूडेंट्स, vt ग्राफ है, इस सेंड पे आप velocity लेते हैं और इस सेंड पे that is the time axis. And if the velocity is constant, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो स्टूडेंट्स ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इसमें देखें वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है और टाइम जो है दैट इंक्रीजेस, ये इसकी वैल्यू जो है ये इंक्रीज हो रही है, ये बढ़ रही है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज कांस्टेंट, इट्स द ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो इट इज़ राइट आंसर. एंड नंबर 16, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया लेते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. इसका अगर आप एरिया ले लें, एरिया किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू विड्थ. तो एरिया बराबर होगा v इंटू टी के, और v इंटू टी क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस के बराबर होता है. तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सो दैट इज राइट आंसर इज डिस्टेंस. सो इट इज द करेक्ट आंसर. एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन इज I mean the distance by calculating the area under velocity time graph. So the distance is the right answer. अब next में we have very important MCQ is next. To get a resultant displacement 10 meter, two displacement vectors of magnitude 6 meter and 8 meter should be combined. यानी इनको आप कंबाइन किस तरह से करें कि इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 10 मीटर होना चाहिए. अब स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस के लिए, यहाँ पे मैं चंद केसेस को डिस्कस करूँगा. अब देखें, 2 वेक्टर्स इफ़ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों पैरेलल हो जाएं तो आपको पता है कि यू ऐड दम, आप इनके डिस्टेंस को ऐड करेंगे
तो देन यू जस्ट गेट, आपके पास इन दोनों की एडिशन कर लें। तो जैसे इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है दैट इज़ 6 मीटर एंड 8 मीटर। तो अगर ये 6 मीटर है और ये 8 है तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 14 मीटर, ये पैरेलल में। अगर ये एंटी पैरेलल हो, यानी बी की वैल्यू इस एंड पे और ए की वैल्यू इस एंड पे हो, तो दैट इज़ 6 और यहाँ पे 8 हो, तो हमारे पास 8 - 6 दैट इज़ द 2 मीटर। सो दैट इज़ राइट। अब उसने ये बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर आपने जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए। वो कहता है जी 10 मीटर होना चाहिए। तो वेक्टर्स को आप किस तरह कंबाइन करें, तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस के लिए इफ़ द टू वेक्टर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर्स हों, बी इस एंड पे हो और ए इस एंड पे हो, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हों 90 डिग्री हो, तो क्लियरली आप ये कहेंगे कि इस केस में 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, so that is 36 प्लस 64। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 100 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 10 के। सो 10 मीटर इज़ द राइट आंसर दिस वन। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे कि इफ़ दे आर परपेंडिकुलर, आप देखिए 10 मीटर आ रहा है और 10 मीटर किस सेंस में है, देखिए यहाँ पे मेंशन लिखा है टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर द टू वेक्टर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इट इज़ द राइट आंसर। परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो देन रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड 10 के इक्वल होगी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। A car moves for half of its time at 80 km per hour and rest half at 40 km per hour. Total distance covered is 60 km. What is the average speed? अब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस के लिए आपके सामने ये मेंशन है कि डिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, सेम है, यानी दोनों की डिस्टेंस कांस्टेंट है। इस केस में 60 किलोमीटर, पहले स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर होती है, देन 40 किलोमीटर पर आवर होती है, और एवरेज स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस केस में ये जो स्पीड्स हैं ये गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। सो 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, it become 120 divided by 2, 60 kilometer per hour. So that is the right answer, 60 kilometer per hour. So that is the correct one. And now we have the next one is also very important MCQ. If an iron ball and a wooden ball of the same radius was released from a height h in a vacuum, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्टूडेंट्स वैक्यूम है, देन द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम रीच ग्राउंड विल बी। अब आपको ये पता है कि आयरन बॉल और वुडन बॉल की बात हो रही है और ग्राउंड और बॉल्स के दरमियान वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब ये है कि ये एयर फ्री रीजन है, इसमें एयर नहीं है। तो जब एयर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बोथ द बॉल्स विल स्ट्राइक ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो दोनों जो है वो एक ही टाइम पे फॉल करेंगे एग्जैक्टली इक्वल, वैक्यूम अगर हो। अब अगर वैक्यूम का वर्ड ना होता तो अंडरस्टूड है कि इसमें एयर होनी थी। एयर जो है अगर एयर हो तो फिर हमें ये कंफर्म है कि आयरन बॉल जो है इसका वेट ज़्यादा है, तो ये पहले ज़मीन पे पहुंचेगा और वुडन बॉल बाद में आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर वैक्यूम हो द राइट आंसर इज एग्जैक्टली इक्वल, यानी दोनों को सेम टाइमिंग लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में। सो दैट इज़ द राइट आंसर। एंड नाउ वी हैव द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट इज इन अ किलोग्राम इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो किलोग्राम के हवाले से करेक्ट नहीं है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्ट, द ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। अब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ये चीज़ इज़ नॉट ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सी नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये ट्रू नहीं है।
दी ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट। अब देखिए इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडी या तो रेस्ट में होगा या अगर वो मूव कर रहा है तो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होता है और इक्विलिब्रियम स्टेट में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है कि बॉडी अगर मूव कर रहा हो वो भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है द बॉडी शुड मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। So students, that is incorrect statement. And now we have the next one is here. A stone is dropped from rest from the top of the tower 19.6 meter high. The distance traveled during the last second of its fall. Last second में distance की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स उसने यहाँ पे ये मेंशन किया, ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। अब यहाँ पे देखें ये एक टावर है लेट्स सपोज, और इसकी हाइट है 19.6 मीटर। यहाँ पे बॉल को जो है वो गिराया गया, बॉल को यहाँ से गिराया गया और लास्ट सेकंड में यानी टी की वैल्यू क्या है 1 सेकंड, यानी लास्ट सेकंड जो आखिरी सेकंड है टी की वैल्यू 1 सेकंड में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी ये कवर करेगा बॉल लास्ट सेकंड में। ए सेकंड का मतलब लास्ट सेकंड 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो स्टूडेंट्स आप ये सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वैल्यू लगा दें। अब देखिए जब भी कोई भी चीज़ अगर हाइट से गिराई जाती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज़ 0, ये आपने याद, इनिशियल वेलोसिटी 0 एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, सो VI इज 0, ये VI 0 हाफ। अब देखिए एक्सेलरेशन और G बराबर होते हैं एंड इट इज़ 9.8। फ्रेंड्स आपने याद रखा 9.8 यानी इट्स मूविंग डाउनवर्ड, वर्टिकली मूव ऑन। A इज इक्वल टू G और G की वैल्यू डाउनवर्ड है तो G की वैल्यू पॉजिटिव 9.8 और T की वैल्यू 1 है तो 1 का स्केल लगा दें, तो S विल बी इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाई 2 एंड द राइट आंसर इज 4.9 मीटर। So the distance covered by a ball in the last second is 4.9 meter. So students, 4.9 meter is the right option. And now we have the last one. Students, अब last पे ये मैं MCQ पढ़ रहा हूँ, very important one as well. Unit of impulse. Impulse का unit क्या है students? न्यूटन है, किलोग्राम मीटर है, किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड है या जूल। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इम्पल्स के हवाले से, इम्पल्स का एक रिलेशन होता है F इंटू टी, और इम्पल्स ये भी आपने याद रखना है अगर आप इस रिलेशन को यूज़ करते हैं तो अंडरस्टूड फोर्स का यूनिट न्यूटन, F इंटू टी, टी इज द टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। सो इम्पल्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन सेकंड। और दूसरा रिलेशन इम्पल्स का होता है कि I इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या होता है आपने ये याद रखना है, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है P इज इक्वल टू MV, M का यूनिट किलोग्राम और V का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स का यूनिट क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द यूनिट 1, यानी यूनिट 1 के मैंने इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आपसे शेयर किए हैं, और ये मोशन एंड फोर्स के रिलेटेड जो यूनिट MD कैट के इसके इंपॉर्टेंट MCQs को मैंने डिस्कस किया। तो सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मोर थिंग्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।